हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग 5 जनवरी जो लास्ट एग्ज़ाम था उसका यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यानी 5 जनवरी 2022 का ये फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने। जिनका भी पेपर 2 ज्योग्राफी था उसमें ये पेपर 1 के क्वेश्चंस आए थे। पेपर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज डीआई के क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है डीआई का, जिसमें आपके सामने दिया हुआ है कोरोना पॉजिटिव केसेस के बारे में जानकारी। ठीक है, यहाँ पर जो है कोरोना टेस्ट कराए गए हॉस्पिटल्स में और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी रिपोर्ट दी गई है। सिटी वाइज क्या कहाँ पर कितने मतलब कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। यानी यहाँ पर जो संख्या दी गई है ये पॉजिटिव केसों की है। 100, जैसे एक हॉस्पिटल मान लीजिए ए है, उसमें 100 में से अगर हम सिटी 1 की बात करें तो 30 पॉजिटिव केस आए, सिटी 2 में 35। इस तरीके से ये पूरा टेबल जिसे हमें सॉल्व करना है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच सिटी रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। विच सिटी रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव केस, यानी किस शहर में सबसे ज़्यादा जो कोरोना पॉजिटिव है उसकी अधिकतम संख्या की रिपोर्ट मिली है। सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3 या सिटी 4। अब यहाँ पर आपको बताना है कि हाईएस्ट कहाँ पर पॉजिटिव केसेस पाए गए। जल्दी से इसको टोटल करिए। टोटल कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिटी वाइज पूछा है, यानी इसको टोटल करना है। सिटी के आगे वाली जो डिजिट है इसको टोटल करना है और जो सबसे ज़्यादा है वही आपका आंसर होगा। जैसे कि 30, 15, 35, 10, इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। सिटी 2 में 35, 10, 30 और 10, टोटल इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, 85। उसके बाद सिटी 3 की बात करें तो 15, 5, 15, 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 40। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे सिटी 4 में तो सिटी 4 का कितना होगा, 10, 5, 5, 50, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35। यानी कि सिटी 1 में 90 पॉजिटिव केसेस थे, सिटी 2 में 85, सिटी 3 में 40 केस पॉजिटिव थे और सिटी 4 में 35। अब क्योंकि इन्होंने किसकी बात करी थी, हाईएस्ट की, तो हाईएस्ट केस किस में आए हैं, सिटी 1 में आए हैं और यही होगा आपका आंसर, 90 सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सिटी 1, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 डीआई का, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ निगेटिव केसेस। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे सामने पॉजिटिव केसेस के बारे में डिटेल लिखी हुई है। अब हमने निकालना क्या है, निगेटिव केसेस निकालने हैं कि निगेटिव जो पाए गए व्यक्ति हैं उनका जो पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति हैं उनसे क्या प्रतिशत है। कैसे निकालेंगे निगेटिव, यहाँ हमारे सामने जो है हॉस्पिटल ए की बात करें, हॉस्पिटल बी की बात करें, सी की बात करें या डी में पॉजिटिव पाए गए, तो अगर हम हॉस्पिटल ए की बात करते हैं, हॉस्पिटल ए में जो निगेटिव पाए गए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, टोटल कितने हैं यहाँ पे, 100 केसेस आए, जिसमें से सिटी ए की बात करें तो इसका टोटल जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 90। 30, 35, 15, 10, टोटल जो केसेस थे 100 थे, जिसमें से आपके पॉजिटिव केस निकले 90। यानी जब आप 100 में से माइनस करेंगे 90 तो 10 ऐसे केस होंगे जो कि निगेटिव थे। सेम ऐसे ही बी का निकालिए, टोटल केस कितने आए थे, 50। टोटल केस कितने, यानी टोटल जो बात हुई है वहाँ पर चेकिंग करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए 50 आए, लेकिन उनमें से कितने लोग पॉजिटिव हुए, 15, 10, 5, 5, यानी कि माइनस कर दें इसमें 35 को, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15। यानी 15 ऐसे लोग हैं, 35 लोग तो पॉजिटिव हैं लेकिन 15 ऐसे हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ। सी की बात करें तो टोटल यहाँ पर 100 केसेस आए, यहाँ पर पॉजिटिव केसेस को जोड़ लीजिए,
पॉजिटिव केसेस आए 85, जो स्वस्थ हो गए यानी कि ठीक हो गए वो कितने थे 15, यानी वो निगेटिव है, यानी 15 हो गए इसमें। ऐसे ही डी का निकालिए, टोटल केसेस यहाँ पर कितने आए 50, जब रिपोर्ट आई तो उसमें कितने लोग पॉजिटिव पाए गए 40, कितने लोग नेगेटिव थे 10। अब इसको टोटल कर लीजिए, 10 15 15 10, किसको टोटल करना है 10 15 15 10, इसको टोटल करेंगे, जितने भी नेगेटिव है वो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नेगेटिव कितने हैं। तो टोटल अगर आप इसको जोड़ोगे तो आएगा 50, ठीक है। और हमारे पास केसेस कितने आए थे, हमारे पास जो केसेस आए थे वो थे 10 50 सॉरी 100 50 50 और 100, यानी कि ये टोटल हमारे पास जो केस आए वो थे 300। अब हमने इसको कैसे निकालना है, क्योंकि इन्होंने निगेटिव जो लोग हैं उनका परसेंटेज पूछा है, तो क्या कर देंगे, जितने भी हमारे निगेटिव हैं उनको ऊपर लिखिए, टोटल हमारे केसेस को लिखिए, इनटू कर दीजिए 100। 2 जीरो यहाँ से हटाइए, 2 जीरो यहाँ से हटाइए, सिंपल सा सिंप्लीफाई, 3 से डिवाइड कर दीजिए 50 को, तो आपका कितना आंसर आना चाहिए 16.67 परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं, यानी इसका जो सही आंसर होएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, व्हाट इज द रेशियो, यानी कि अनुपात बताना है पॉजिटिव केसेस का सिटी 1 और सिटी 3 में। सिटी 1 में और सिटी 3 में जितने भी लोग पॉजिटिव पाए गए उनका अनुपात बताना है आपको। चलिए सीधे चलते हैं टेबल पे। सिटी 1 और सिटी 3, सिटी 1 कहाँ है, ये रहा, यानी आपको इसको टोटल करना है। सिटी 3 कहाँ है, सिटी 3 यहाँ पे है। अब आपको किसको टोटल करना है, इसको टोटल करना है, कॉन्सेंट्रेट होकर के इसको टोटल करिए और इसको टोटल करिए। सिटी 1 में जब आप टोटल करेंगे 30 15 35 10 तो हो जाएगा 90। जब आप सिटी 3 को करेंगे तो 15 5 5 कितना हो जाएगा 15 15 5 5, टोटल कितना हुआ 40। अब क्योंकि रेशियो बताना था तो सीधे सीधे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 0 डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा 9 एंड 4, 9 और 4 ऐसी चीज़ है जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा, यानी यहाँ पर जो आपका सही आंसर आएगा 9 एंड 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 5 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस इन सिटी 4, यानी कि सिटी 4 में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। किसकी बात हो रही है, सिटी 4 में जितने भी व्यक्ति पॉजिटिव पाए हैं उनका परसेंटेज निकालना है, किससे, टोटल से। सिटी 4, अब इसको टोटल करिए पहले, तो टोटल यहाँ पर पहले इसका करिए, यानी टोटल कितने केसेस आए थे 300, जिसमें से पॉजिटिव कितने निकले इतने, और ये कितने हैं टोटल 35। क्या करेंगे, टोटल से ही तो परसेंटेज निकालेंगे ना हम। अब क्या करेंगे, सीधी सी बात है, जब हमें जो है यहाँ पर पॉजिटिव केसेस की निकालना है परसेंटेज, तो पॉजिटिव लोग थे 35, अपॉन कर दीजिए 300, यानी टोटल वैल्यू निकालनी है इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। जब परसेंटेज पूछा जाएगा तो इंटू 100 ज़रूर से ज़रूर होगा, यानी 100 से मल्टीप्लाई। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो यहाँ से सीधा सीधा सिंप्लीफाई, ये दोनों हटा दीजिए, तो सीधा सा आपको 3 और 3 को डिवाइड करना, 35 को डिवाइड करना है 3 से। जब आप करेंगे फास्ट कैलकुलेशन में 11.67% आपका आंसर आना चाहिए। जिसका भी ये आंसर सही आया है, जिसने भी इस तरीके से सॉल्व किया है, उसका आंसर आना चाहिए
11.67%। बट क्योंकि यहाँ पर ऐसा यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है तो इस क्वेश्चन में एनटीए ने कोई भी मार्क्स नहीं दिए हैं, क्योंकि 11.67% का यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं है, तो ये क्वेश्चन के आंसर को ड्रॉप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हॉस्पिटल रिपोर्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस, यानी किस अस्पताल में अधिकतम व्यक्तियों के पॉजिटिव पाए जाने की रिपोर्ट मिली है। अब इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ना है कौन से हॉस्पिटल की बात करिए कि जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस आए, यानी हॉस्पिटल ए, हॉस्पिटल बी, हॉस्पिटल सी और हॉस्पिटल डी टोटल कर लीजिए, तो आपको मैक्सिमम यानी हाईएस्ट पता लग जाएगा। जब ए का टोटल करेंगे 30, 35, 15, 10, कितना हो जाएगा 90, 15, 10, 5, 5, 35, 35, 30, 15, 5 टोटल करिए कितना होएगा 35, 30, 15, 5 85 और 10, 10, 5 और 15 यानी कि 40। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम होगा हॉस्पिटल ए, जिसमें कि 90 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए, यानी इसका जो सही आंसर होगा हॉस्पिटल ए होगा। ठीक है, चीज़ों को समझते चलिए कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर डीआई के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। नाउ आपके सामने क्वेश्चन आया है थ्योरी का। अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। अब देखिए हाईएस्ट लेवल अगर हम बात करें, हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल का जहां पर बात आए या हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग आए, तो सीधा हमने किस पे आंसर पे टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी पे, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल एक ऐसा लेवल है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर में आता है और उसका जो है उच्च कोटि का, जिसको चिंतन कौशल भी कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी विमर्शक यानी रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। Which of the following are not the characteristics of adult learners? क्वेश्चन को पढ़िए जरा सा और बताइए इसका सही आंसर क्या लग रहा है। हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फिर हिंदी में बता रही हूँ आपको। कौन से वयस्क विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उस समय आपका क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन पे। क्या होगा, वयस्क शिक्षार्थियों की कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। एडल्ट लर्नर्स की जो विशेषता नहीं है वो है वे उचित स्थिर पहचान खोजते हैं। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ई, बहुधा समसामयिक मूल्यों पर प्रश्न उठाते हैं, ये विशेषताएं नहीं है। सी और ई यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और ई। ठीक है, दे सर्च फॉर अ रीजनेबली स्टेबल आइडेंटिटी और ऑफन क्वेश्चन कॉन्टेम्परेरी वैल्यूज। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स। अब यहाँ पर आ गया है फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग और उसके इलिस्ट्रेशन यानी कि मैचिंग। इस मैचिंग का सही आंसर होगा, अच्छे से देख लीजिए पहले, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में बताना है। मनोवैज्ञानिक किससे संबंधित है, बौद्धिकता से संबंधित है। सामाजिक सांस्कृतिक किससे संबंधित है, परिवार से संबंधित है।
संस्था, संकाय और संबंध से संबंधित है, और शिक्षण अधिगम शिक्षण पद्धति से सम्मिलित है। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस से संबंधित है, सोशियो कल्चर फैमिली से है, इंस्टीट्यूशन जो है संकाय संबंध जिसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, फैकल्टी रिलेशनशिप और टीचर लर्निंग मेथड्स ऑफ टीचिंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर करिए इसका। क्या आंसर हो सकता है इसका? अभी जो लोग भी सॉल्व करते चलेंगे उनको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। एक तरीके से ये प्रैक्टिस हो रही है आपके PYQ से। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, क्या आंसर लग रहा है आपको? इसका जो सही आंसर है वो है रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव एवेलुएशन। फॉर्मेटिव एवेलुएशन जो होता है वो मूल्यांकन का ऐसा प्रकार है जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देता है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 किसके बारे में है? स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में। क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, इसलिए आराम से पहले क्वेश्चन को रीड करिए और फिर बताइए कि इसका आंसर आपको क्या लगता है कि क्या सही हो सकता है। हिंदी में देखिए इसे। स्वयं के बारे में क्या चीज सही है इसमें, और स्वयं प्रभा। यहाँ पर अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए तो पहला लिखा है कि स्वयं की 4/4 है, बिल्कुल सही है। इसमें दृश्य व्याख्यान आता है, विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। उसके अलावा ऑनलाइन विचार विमर्श ये भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है कि जहां पर समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा आकलन किया जाता है, ये एक गलत है क्योंकि संदेशों यहाँ पर जितने भी डाउट्स होते हैं उनको दूर करने के लिए ऑनलाइन ही मंच दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा आकलन जो दिया गया है वो नहीं किया जाता है। फिर स्वयं प्रभा 34 DTH चैनलों का एक समूह है और 24/7 के आधार पर उच्च गुणवत्ता युक्त प्रसारण हेतु समर्पित है, ये सही है, यानी एक गलत है और ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Next question is the probability of not accepting the null hypothesis when the alternative hypothesis is acceptable is called। जब वैकल्पिक प्राकल्पना स्वीकार्य हो, निराकरणीय प्राकल्पना के अस्वीकार्य होने की संभाव्यता क्या कहलाती है? हाइपोथेसिस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सोच समझ के इसका आंसर करिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी रिपीट कर दिया जाए।
क्वेश्चन को रीड करके फिर आप बताओ इसका आंसर। जब वैकल्पिक प्राकल्पना स्वीकार्य है और निराकरणीय पराकल्पना के अस्वीकार होने की संभाव्यता कहलाती है तो इसे कहा जाता है पावर। इसे क्या कहा जाता है? पावर, यानी कि शक्ति। यह टाइप 2 के ना होने की प्रायिकता को व्यक्त करता है कि टाइप 2 की नहीं होगी एरर। इसको व्यक्त करने के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, by what name this validity is known for, where an assessment of the measurement validity of a measure that compares it to another measure of the same concept that has been generated from a different method। यह वैधता किस नाम से जानी जाती है? जहां माप की मापक वैधता का आकलन इसकी तुलना समान संकल्पना वाले दूसरे माप से करता है तथा जो एक दूसरी पद्धति से उत्पन्न होता रहा है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। वैलिडिटी के बारे में आपको बताया था क्लास में और इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। प्रोडक्टिव, कॉन्करेंट, कॉन्स्ट्रक्ट और कन्वर्जेंट। चलिए इसका आंसर बता देते हैं आपको, जल्दी से आंसर बता दो इसका भाई। ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी इसका सही आंसर होगा। इन सब के बारे में आप चाहे तो थोड़े थोड़े से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है इससे रिलेटेड नेक्स्ट टाइम कोई एग्जाम्पल या फिर इनके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, वह वैधता किस नाम से जानी जाती है जहां माप की मापक वैधता का आकलन इसकी तुलना समान संकल्पना वाले दूसरे माप से करता है जो एक दूसरी पद्धति से उत्पन्न रहा है, जैसे कि अभिसारी वैधता। जैसे कि एक मैथ्स की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं एक ही फॉर्मूले के साथ में। ठीक है, यानी कि जब क्या किया जा सकता है, एक ही चीज को हम लोग दो तरीके से यूज कर सके तो वहां क्या होएगा? अभिसारी। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ वर्बल डेटा? वर्बल डाटा का यहाँ पे पूछा गया है सोर्स क्या है। क्या आंसर होगा इसका? हिंदी में देखिए, पहले पढ़ लीजिए एक बार। हिंदी में देखिए इसे। वाचिक दत्त के स्रोत कौन से हैं? वर्बल डाटा के जो सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, अर्ध संरचित साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी, विवरणात्मक साक्षात्कार। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय समूह। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। वर्बल डाटा यानी कि सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, नरेटिव इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। 5 जनवरी 2022 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जिसे आप सॉल्व कर रहे हैं। A systematic review can be described as a replicable and scientific process. Statement 2 is a transparent review may help us in minimizing personal and other biases. क्वेश्चन को रीड करिएगा। हिंदी में देखिए इसे।
एक सुव्यवस्थित पुनरीक्षण का वर्णन एक प्रतिकरणीय और विज्ञानपरक प्रक्रिया है। सही है कि गलत है? एक पारदर्शी पुनरीक्षण व्यक्ति और दूसरे पूर्वाग्रहों को कम करने में हमारी सहायता कर सकता है। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और मैचिंग आ गई है, वेरिएबल्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। अब आपको बताना है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल और डिस्क्रीट के बारे में। इस मैचिंग का कौन आंसर करेगा पहले? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल और डिस्क्रीट। हिंदी में देखिए, चर और उसकी विशेषताएं। स्वतंत्र चर कौन सा होता है? क्या होता है, जल्दी बताओ भाई। स्वतंत्र कारण संबंधी होता है। निर्भर कैसा होता है? वह चर जो प्रभावित होता है। निर्भर जो कि प्रभावित होता है, निर्भर चर को प्रभावित किया जा सकता है। नियंत्रण विषयों को विशिष्ट कोटि में बांटने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। विभक्ति यानी उपभागों में बांटा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्या होगा इसका सही आंसर? इंडिपेंडेंट जहां पर रिप्रेजेंट द कॉज, ठीक है। डिपेंडेंट जो कि प्रभावित होता है, द वेरिएबल डेट इज अफेक्टेड। कंट्रोल कैन बी यूज टू डिवाइड सब्जेक्ट इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज। डिस्क्रीट जिसको कि आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं इनटू सब पार्ट्स। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टूडेंट ग्रीट्स हिज टीचर विद गुड मॉर्निंग। हियर द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज। कोई विद्यार्थी अपने अध्यापक का अभिवादन गुड मॉर्निंग से करता है, तो यहाँ संचार का माध्यम कौन सा है? गुड मॉर्निंग उसने बोला, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड मॉर्निंग अभिवादन करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द स्पीच। क्या होएगा? द स्पीच होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशंस आर। यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन के जो डायमेंशंस हैं वो आपको बताने हैं। क्या होगा? हिंदी में देखिए इसे, कक्षा में संचार के जो आयाम हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसका सही आंसर है अवलोकन का स्तर, साभिप्रायता और मानकीय निर्णय। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी डी ई यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंटेंशनलिटी और नॉर्मेटिव जजमेंट। ऑप्शन नंबर बी, डी और ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का। Communication is viewed as one of the social factors that influence
the society including educational institutions. Communication does not help develop, maintain and change cultural setting of any societies for that matter. कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन आपके सामने संचार से रिलेटेड ये क्वेश्चन संचार उन सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है जिनका प्रभाव शैक्षणिक संस्थानों सहित पूरे समाज पर पड़ता है। संचार किसी भी समाज के विकास, अनुरक्षण और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन में सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, लेकिन दूसरा निगेटिव जा रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, लेकिन जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो क्या होगा? दूसरा ऑप्शन हमारा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इज, एक्टिव लिसनिंग की जो सीक्वेंस है उसे आपको बताना है। द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इज, ध्यान से देखिए इसे, क्या लग रहा है इसका सही आंसर आपको? यहां पर इस तरीके के ये क्वेश्चन आ रहे हैं और इसको आपको यही सोच के चलना है कि अगर मेरे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं उसे सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सक्रिय श्रवण के चरणों का जो सही क्रम है वो कौन सा है? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आग्रहण, आग्रहण के बाद क्या आएगा? समझ, समझ के बाद क्या आएगा? मूल्यांकन, मूल्यांकन के बाद क्या आएगा? स्मरण, और फिर आएगा प्रत्युत्तर। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। एक्टिव लिसनिंग की अगर हम बात करें तो यहां पर एक्टिव लिसनिंग का जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी सबसे पहले क्या आएगा? रिसीव, यानी कोई मैसेज आप जब रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उस अंडरस्टैंड यानी उसको समझते हैं, उसके बाद उसको आप एवेलुएट करते हैं कि उसमें कहा क्या जा रहा है, फिर आप रिमेंबरिंग यानी रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, फिर आप उसको लास्ट में फीडबैक यानी कि रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर फिर से एक मैचिंग आ गई है। टाइप्स ऑफ स्पीच और उसके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ स्पीच और उसके ऑब्जेक्टिव, आफ्टर डिनर स्पीच, एकेडमिक स्पीच, मार्केटिंग स्पीच और पॉलिटिकल स्पीच और उसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन ए, रात्रिकालीन भोजन के पश्चात दिया गया भाषण, शैक्षणिक भाषण, विपणन कार्य से संबंधित भाषण और राजनीतिक भाषण। रात्रिकालीन भोजन के पश्चात किया गया जो भाषण उसे क्या कहते हैं? मनोरंजन करना जिसका कि सूचना परक होना आवश्यक नहीं है। यानी खाना खाने के बाद अगर आपने कोई स्पीच करी है, जरूरी नहीं है कि वो कोई जो है किसी कारणवश हो सकता है एंटरटेनमेंट के लिए हो। शैक्षणिक भाषण क्या होता है? संसूचित करना,
विपणन कार्य जहां पर आपके बिजनेस से संबंधित चीजें आती है, जैसे कि एक सेल्समैन अपने कस्टमर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है या फिर उसको अपनी बातों से प्रभावित करता है, जिससे कि वो या तो उसके साथ बिजनेस करे या उसके साथ डील करे। अब राजनीतिक भाषण कैसा होता है, अभिप्रेरित करना या अनुनय करना, जैसे कि आप देखते हो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आपसे आकर के क्या करते हैं, आपको अनुनय विनय करते हैं। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या आंसर होगा, आफ्टर डिनर स्पीच टू अम्यूज नॉट नेसेसरली इंफॉर्मेटिव। अकेडमिक स्पीच आप हो गई टू इन्फॉर्म, मार्केटिंग स्पीच हो गई फॉर टू इम्प्रेस, और पॉलिटिकल स्पीच हो गई आपकी टू मोटिवेट और परसुएड, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15 और 18 आर। मैथमेटिकल क्वेश्चन शुरू हो गया है भाई, इसका सही आंसर कौन करेगा। क्या होगा, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित है। इसको सॉल्व करके देखिएगा, सही आंसर इसका निकलेगा ऑप्शन नंबर 4। इसका आप लोग मेरे को एक्सप्लेनेशन डालिएगा, जिसको भी ये क्वेश्चन आता है टेलीग्राम पे, कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। ठीक है, ये आपके होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Gopal can do a piece of work in 3 days while Ravi can do the same work in 4 days. The wage for the full work is rupees 3500. If they both work together to complete the work, then find the earning of Ravi. गोपाल एक काम को 3 दिनों में करता है, वही रवि उसी काम को 4 दिन में कर सकता है। पूर्ण कार्य का पारिश्रमिक 3500 रुपए है, तो अगर दोनों मिलकर एक साथ काम पूरा करें तो रवि की जो आय है वो कितनी होगी। गोपाल की क्षमता कितनी है कि एक काम को वो कितने दिन में कर लेता है, 3 दिन में। तो गोपाल की जो हम अगर बात करें क्षमता 1/3 होगी, और रवि कितने दिन में कर लेता है, 1/4 में। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1/4। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3 के रूप में। अब इसका रेशियो के रूप में आप निकाल लें तो 4 और 3 कितना होता है बेटा, 4 और 3 को प्लस करो तो कितना होएगा, 7। तो 7 के लिखिए नीचे। किसकी बात करी गई है, रवि की आय की बात करी गई है। तो रवि का क्या था यहाँ पे, कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे ऊपर, इनटू टोटल कितनी आय है, 3500। भाई यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शनल किया तो कितना निकला, इतने ही निकला ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से भाग दे दो, 1500 आपका इसमें सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज और वर्ग समबाहु भुज के उदाहरण हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के विपरीत में स्थित कोण समान होते हैं। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही दिया गया है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मैथमेटिकल क्वेश्चन में आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पे आपके 1 से 2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। समभुज का क्या मतलब हुआ, जहां पर सभी भुजाएं समान होती हैं। चाहे हम त्रिभुज की बात करें, चाहे हम वर्ग की बात करें, चाहे हम समभुज की बात करें, जहां पर उसके जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, सब सेम ही उस डायरेक्शन में बनते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स आर द एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स, ये सही है।
उसके बाद दूसरा पूछा गया कि इन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये क्या होगा, ये भी आपका बिल्कुल सही है कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के विपरीत में स्थित कोण समान होते हैं, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन अ बैंक इफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 बिकम 5 लाख बिकम्स इन 8 ईयर्स। यानी एक बैंक में साधारण ब्याज की दर क्या है अगर मूलधन 8 वर्ष में 5,000 से बढ़कर 10,000 रुपये हो जाता है। 5,000 को इन्होंने बढ़ा के लिखा हुआ है, हाँ भाई 5,000 से 10,000 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और बताइए कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। चलो इसको देखते हैं। एक बैंक में साधारण ब्याज की दर पूछी गई है, यानी बैंक रेट पूछा गया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट पूछा गया है, रेट। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेना है। सिंपल इंटरेस्ट का जहां पे आपका क्या आता है, मूलधन आता है, आपका रेट आता है, आपका टाइम आता है, अपॉन 100 आता है, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे कि 5,000 बढ़ के 10,000 हो जाता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 10,000 माइनस कर दीजिए किससे, 5,000, 5,000 को माइनस कर दीजिए 10,000 से, तो कितना हो जाएगा, बचेगा 5,000, ठीक है। अब कितना बचा, अब हमने सिंपल इंटरेस्ट लगा लिया 5,000, हमने क्या निकाला, 5,000 की सिंपल इंटरेस्ट को निकाल लिया। अब यहाँ पर लिख लिया 5,000, जो सूत्र है उसमें वही लिखना है, रेट हमें मालूम करना है, इनटू 8 यानी 8 सालों में, अपॉन कर लिया 100। अब इसका सही आंसर क्या निकलेगा, यहाँ से सॉल्यूशन और निकालेंगे। तो रेट अगर हमने निकालना है तो फिर क्या निकालेंगे, 100/8 इक्वल टू 12.5%, ठीक है। फॉर्मूला याद रखेंगे तो ध्यान से समझ में आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएं पहले, और उसके बाद रेट का देख लें किस तरीके से यहाँ पर रेट निकलेगा, 12.5% इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर फ्रैक्शन पूछे गए हैं, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, मैचिंग का कितना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने। अब यहाँ पे पर्टिकुलर आपको फ्रैक्शन निकालना है, और ये एक मैचिंग में भी आपके मैथमेटिकल क्वेश्चन को डाल दिया गया है। मैचिंग में इस क्वेश्चन को डाल दिया गया है, और क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएं। चलिए ये वाले क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। 5 क्वेश्चन हमने डीआई के सॉल्व कर लिए हैं, और ये 20 क्वेश्चन है, यानी 25 के अराउंड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के 25 जो है क्वेश्चंस करवा देंगे। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आंसर का कोड ये लिखा हुआ है, हिंदी में भी देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइएगा कि इसका आंसर आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, ठीक है। तब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।